और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी मेरे फ्रेंड को, जो कि हाल फिलहाल में मेरी काफ़ी मदद कर रहे हैं, तो इसके लिए थैंक्स। और आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा इनके यूट्यूब चैनल का नाम, सो आप चाहो तो जाके उनके चैनल को वॉच कर सकते हो। देन मैं आप लोगों को दिल से बता रही हूँ, अगर तुम में से कोई मुझे टक्कर गया ना, तो मैं ना उसका भरता बना देना है। कितना मारूंगी ना, मुझे अभी इतना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को वॉच ही नहीं करते। कंजूसी की भी हद होती है। प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। आई होप मेरी बातों का आप दिल पर नहीं लगे। क्या करूं यार, मुझे भी तो भड़ास निकालनी होती है। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। तो गाइज लेकर हाजिर हुई एक नए एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्रीवियस एपिसोड में हमने ये देखा था कि यहाँ पर विंग का सामना वांगू से हो गया था और वांगू ने उसे कह दिया था कि आखिरकार तुम इस कोर्ट यार्ड में आए कैसे हो। साथ ही साथ उसने फिंग को ये धमकी भी दी थी कि अब तुम्हारी टांगे तोड़ने का टाइम आ चुका है, जिस पर तो फिंग बिल्कुल भी उससे नहीं डरा था और उल्टा उसे बता दिया था कि मैंने सुना है कि रियान दाओयान में पावर्स का यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन वांगू तो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए फेंग को डरा रहा था। फिर इनके दरमियान फाइट हुई थी और इस फाइट में फेंग जीत गया था। प्रीवियस एपिसोड में हमें ये भी जानने को मिला था कि फेंग को कुछ पास्ट की मेमोरीज भी याद आ चुकी है, जिस टाइम पर एम्पर ने उसने कहा था क्यों ना तुम मेरे सन इन लॉ बन जाओ। जबकि दूसरी साइड पर हमें दिखाते हैं कि प्रिंसेस ये तो फेंग से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई है। अब यहीं से ही हमारा न्यू एपिसोड स्टार्ट होता है। सो न्यू एपिसोड बिल्कुल न्यू सीन से स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है फेंग को। फेंग इस एकेडमी में एक स्पेशल जगह पर आ गया है जिसे मिडिल स्कूल का नाम दिया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग कल्टीवेशन कर रहे थे और कई सारे डिसिपल प्रैक्टिस कर रहे थे और इस टाइम पर फेंग अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा था। जबकि यहाँ पर मौजूद कुछ और डिसिपल फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, मतलब कि एक फिजिकल कल्टीवेटर है, इसे मिडिल स्कूल में नहीं आना चाहिए, ये कल्टीवेशन तो नहीं कर सकता हमारी तरह कि ये यहाँ पर आखिरकार आया कैसे है और क्यों आया है। इसी टाइम पर हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो कि फेंग के करीब आ जाता है और फेंग उससे रिस्पेक्ट देता है। उससे कहता है कि मैं जिया याओ से हूँ और एक बंदा मुझे यहाँ तक लेके आया है, जिस पर ये बंदा उससे कहता है कि हाँ ठीक है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बता देता है कि हमें हाउस ऑफ कॉमन्स जाना होगा और वहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी, लेकिन तुम खुद अपने मर्जी से मिडिल कोर्ट यार्ड में नहीं आ सकते। जब तक तुम्हें समन ना किया जाए तो अपनी मर्जी से तुमने मिडिल कोर्ट यार्ड में नहीं आना। इस पर तो फेंग उसके साथ चलना स्टार्ट कर देता है। साथ साथ उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है कि सीनियर, हम यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते, मतलब ये कि फिजिकल कल्टीवेटर का यहाँ पर मिडिल कोर्ट यार्ड में आना क्यों मना है। जिस पर वो सीनियर उसे आंसर करता है कि असल में ट्याउन दाओयान को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ट्याउन दाओयान के अपर हाउस में सारे के सारे फट डिसिपल्स रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और बहुत ख़ास होते हैं, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पावर्स होती है। इसके अलावा मिडल सेक्शन में वो लोग होते हैं जो कि फ़िज़िकल कल्टीवेटर हैं एंड सेल्फ कल्टीवेटर हैं। इसके अलावा तीसरे सेक्शन में वो डिसिपल स्टे करते हैं जो कि मेंटल कल्टीवेशन करते हैं। इन सारे कॉलेज को क्लियरली डिवाइड किया गया है और कोई भी डिसिपल अपने इस एरिया को क्रॉस नहीं करता, तो तुम्हें भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। और इसी टाइम पर फिर हमें दिखाते हैं कि ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लोग फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और फिजिकल कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक बंदा इस सीनियर के पास आता है, वो उसे कहता है कि जूनियर लू, ऐसा क्या काम है जो कि आपको यहाँ तक लेके आ गई है। जिस पर तो वो बंदा उसे आंसर करता है कि मैं एक नए बंदे को यहाँ पर लेके आया हूँ जो कि आज से यहाँ पर ट्रेनिंग करेगा। साथ ही साथ वो उसे ये भी कह देता है कि ये मिडिल कोर्ट यार्ड में गया हुआ था, लेकिन इसको यहाँ के रूल्स के बारे में पता नहीं था और आई होप तुम इसे पनिश नहीं करोगे, मतलब ये कि लॉ इन्फोर्समेंट हाल इसे पनिश नहीं करेगी। जिस पर तो ये बंदा उसे कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं इसे सारे के सारे रूल्स बता दूंगा, साथ ही साथ ये कभी भी फिर गलती नहीं करेगा, मतलब ये कि मैं इसको डिसिप्लिन के बारे में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और जैसे ही वो बंदा यहाँ से जाने वाला था, हमें दिखाता है कि ये बंदा तो चिल्लाते हुए फिंग से पूछता है कि मुझे अपना नाम बता दो। जिस पर तो फिंग बहुत रिस्पेक्टफुल स्टाइल से उसे कहता है कि मेरा नाम किन फेंग है। जिस पर तो ये बंदा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आए हो तो मेरी ये बात तुमने याद रखनी है कि तुमने यहाँ पर बिल्कुल ठीक तरीके से रहना है। अगर कोई भी गलती तुमने की तो मैं तुम्हारी स्किन को तुम्हारे जिस्म से ही हटा दूंगा और इतनी खतरनाक पनिशमेंट दूंगा। तो ये बात तुमने याद रखनी है कि तुमने कोई भी मिस्टेक और कोई भी गलती नहीं करनी। तुम मिडिल कोर्ट यार्ड में गए थे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मिडिल
लीगल कोर्टयार्ड में जो भी जाता है उसको पनिश किया जाता है और यहाँ के रूल्स के मुताबिक तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगी। वो यहाँ पर फिंग को पनिश करते हुए कहता है कि तुमने सारी रात यार्ड में अपने घुटनों के बल पर रहना है और जब तक मैं तुमसे नहीं कहता तुमने वहाँ से उठना भी नहीं है। जब तक मेरा ऑर्डर नहीं आता तुमने सारी रात बिल्कुल वैसे ही रहना है। तो जाओ और अपनी पनिशमेंट ले लो। इस टाइम पर तो फिंग अपने मन में कहता है अच्छा, तो त्यान द यान को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और वो भी डिफरेंट लेवल्स के बेस पर। और इसी टाइम पर ये बंदा यहाँ से जाने वाला था, लेकिन फिंग तो उसे साफ साफ ही बता देता है कि मैं ये पनिशमेंट लूँगा ही नहीं। और इसी टाइम पर इस बंदे को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। कहता है कि क्या तुम ये पनिशमेंट नहीं लोगे? मतलब ये कि तुम बगावत कर रहे हो, तुम रिबेल कर रहे हो। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ऑर्डर ना मानने की? लेकिन फैंग तो अब भी उससे कह रहा था कि नहीं, मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानूंगा क्योंकि मैं ये पनिशमेंट नहीं लूंगा, मुझे तो रूल्स का पता ही नहीं था। जिस पर तो ये बंदा और भी गुस्सा हो जाता है और फैंग से कहता है कि मतलब ये है कि मुझे तुम्हें एक सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और वो यहाँ पर विंग पर अटैक कर देता है। और जिस टाइम पर यहाँ पर विंग पर अटैक करा था, हमें दिखाते हैं कि और डिसेबल तो डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन विंग भी तो किसी से कम नहीं था। वो इस अटैक को हाथ से ही पकड़ लेता है और रोक देता है। इस टाइम पर तो इस सीनियर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो यहाँ पर उससे कहता है मतलब ये है कि तुम अपने मौत को ढूंढ रहे हो, तो अब तुम भुगतो। इसी टाइम पर वो पिंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर पिंग कम पावरफुल नहीं है। वो इस बंदे के साथ बहुत अच्छे से लड़ाई करता है, उसके साथ कम्बैट करता है, उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा दूर गिरा देता है। इस पर अब इस बंदे के पास कोई भी चांस नहीं रहता और वो बहुत ही हैरान हो गया था कि मैं इससे कैसे हार गया। तो वो यहाँ पर पिंग को डराते हुए कहता है कि मैं लॉ ऑफ एनफोर्समेंट जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। इसी के साथ तो वो यहाँ से चला जाता है, जबकि यहाँ पर मौजूद सारे के सारे डिसिपल पिंग से कहते कि इसकी वजह से हम पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो तुमने यही करना है कि अभी के अभी वार्डन के पास जाना है, उससे माफ़ी मांगनी है। जिस पर तो पिंग इन सब से कह देता है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करने वाला। सारे डिसिपल जब पिंग की ये बात सुनते तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और पिंग अब इन सबको एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि तुम सब लोग बुली हो रहे हो, तुम्हें बुली कर रहे हैं और तुम लोग ही उससे माफ़ी मांग रहे हो। तो मैं उन लोगों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि कोई मुझे बुली करेगा और जाके फिर मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। मैं बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरी गलती ही नहीं है। जबकि इसी टाइम पर हमें वांगू को भी दिखाया जाता है, वो यहाँ पर आ जाता है। साथ वो अपने साथ एक दूसरे बंदे को भी लेके आया था। यहाँ पर मौजूद जितने भी डिसिपल थे जैसे ही उसको देखते हैं वो उसको पहचान लेते हैं और उनके साथ जो दूसरे लोग मौजूद थे उनसे भी रिलेटेड वो कहते कि जाओ यान, पेरी स्वॉर्ड और चू किंगवान, ये तीनों ही त्यान राव यान अकेडमी के सबसे जीनियस डिसिपल है। और इस टाइम पर हमें दिखाते हैं कि वांगू जाओ यान से कहता है कि यही किनफिंग है। जिस पर तो हमें दिखाते हैं कि उसने तो अपनी स्वॉर्ड भी निकाल ली है, साथ ही साथ वो अटैकिंग मोड में आ गया है और उसने अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर लिया है। अब जैसे ही पिंग ये नोट करता है, पिंग भी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है। इस बंदे से रिलेटेड हमें बताया जाता है कि इसका नाम जैंग है और ये कल्टिवेशन के डर्मा रोलेट लेवल पर है। जबकि दूसरी साइड पर पिंग से रिलेटेड हमें बताया जाता है कि ये फिजिकल कल्टिवेशन के जिंडान स्टेज पर है। और इस टाइम पर यहाँ पर जैंग पिंग से कहता है कि आज तो तुम मेरे हाथों मरने वाले हो, मेरे सामने सरेंडर कर दो, सॉरी कर दो। जैसे ही वो यहाँ पर पिंग पर अटैक करता है, इससे पहले कि वो पिंग पर अटैक कर पाता, यहाँ पर स्वांग भी आ जाती है और वो पिंग को बचा लेती है और ये अटैक अपनी बॉडी पर ले लेती है। इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो गई थी और ये सब देखते हुए पिंग को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो यहाँ पर इस दूसरे बंदे से कहता है इसका मतलब ये कि तुम मरने के काबिल हो और अब तुम्हें मरना होगा। और इसी टाइम पर हमें दिखाता है कि पिंग और यहाँ पर इस दूसरे बंदे के दरमियान तो फाइट स्टार्ट हो जाती है और पिंग भी बिल्कुल फाइटिंग मोड में आ गया था। और इस टाइम पर तो जैंग पिंग से कहता है कि तुमने एक क्राइम किया है और तुम्हें इस क्राइम की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। अब जैसे ये लोग फाइट स्टार्ट करने वाले थे, अचानक से ग्रेट एल्डर की आवाज़ इन सबको सुनाई देती है, जो कि इनसे कह रही थी कि ये फाइट इसी के इसी टाइम पर बंद कर दे और सेंट्रल हॉल में सब लोग आ जाए, इसका फैसला मैं करूँगा। और इस टाइम पर तो दूसरा डिसिपल भी कह देता है कि हाँ, ये तो ग्रेट एल्डर की आवाज़ है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि ये सब लोग हॉल में इकट्ठे हो गए हैं और हॉल में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांगू एल्डर से कह रहा होता है कि विंग ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा है और मारने के अलावा ये यहाँ पर बैंक्वेट में आ गया था, मेरी बात नहीं मान रहा था, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा इंजॉर्ड कर लिया इसने। और एल्डर तो खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। अब जैसे ही ये बात यहाँ पर मौजूद एक दूसरी लड़की सुनती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर पिंग से कहती है कि तुमने अपने साथी डिसिपल को मारा, ये तुमने गलत काम किया है, तुमने रूल्स के खिलाफ वर्जी की है और यहाँ के रूल्स के मुताबिक अब तुम्हें इस इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाएगा। इससे पहले कि ये बात कंफर्म हो पाती है, यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि एल्डर किनफिंग से कहता है क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, तो तुम एक्सप्लेनेशन दे सकते हो।
और ये मैटर यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, क्योंकि लॉ ऑफ एनफोर्समेंट हॉल एक सही फैसला लेना चाहती है। जिस पर अब यहाँ पर बहुत रिस्पेक्टफुल स्टाइल से पिंग इन सब से कहते हैं कि ये जो भी कह रहा है बिल्कुल बकवास कर रहा है और नॉनसेंस कह रहा है। वो यहाँ पर इन सबको एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर चूज एंड वे हमें एक सीनियर के हवाले कर दिया था और वो हमें फ्लाई करके यहाँ पर लेके आ रहे थे, लेकिन फिर उस सीनियर ने हवा से ही हमें छोड़ दिया और हमें बता दिया कि लैंडिंग का काम अब आपका अपना है। तो इस टाइम पर मुझे क्या पता था, हम तो नीचे गिर रहे थे और मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पर गिरने वाला हूँ। मैं सेंट्रल कोर्टयार्ड में गिर गया और वहाँ पर फिर मैं एक लड़की से मिल गया। उसी टाइम पर फिर वांगू आ गया और फजूल बकवास करने लगा कि मैं उसके साथ हैंग आउट कर रहा था और पता नहीं क्या क्या फजूल बकवास ये बक रहा था, जिस पर तो मैंने इसे बता भी दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो मान ही नहीं रहा था। और मुझे तो इसके हवाले से पता ही नहीं था कि अगर मैं इसको एक पंच भी दूंगा तो ये मेरे एक पंच को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मतलब कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरे एक मूव को भी नहीं झेल पाएगा, इसीलिए ये इंजर्ड हो गया। और उसके बाद ये अपने साथियों को मेरे पीछे लेके आ गया, जो कि जैंग है, और उसने तो मुझ पर डायरेक्टली अटैक भी कर लिया, जिसकी वजह से मेरी सीनियर सिस्टर इंजर्ड हो गई। अब आप मुझे बताएं इसमें मेरी क्या गलती थी। मतलब ये है कि मैं कोर्टयार्ड में गया था तो मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, बाय मिस्टेक गया था, और इसके बावजूद भी ये हमारे साथ इतनी बदतमीजी कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि हम सभी तियान डाओ यान अकेडमी के डिसिपल हैं, तो यहाँ पर फिजिकल कल्टिवेशन को इतना बुरा क्यों समझा जाता है। मतलब ये है कि फिजिकल कल्टिवेटर को नीचे समझा जाता है और लोग ज्यादातर उन लोगों को बुली करते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। हम सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इसी टाइम पर हमें यहाँ पर मौजूद कुछ डिसेबल को दिखाया जाता है, जो कि ये स्टोरी सुनते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वांगवी अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं और मसला क्रिएट कर रहे हैं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ डिसेबल तो ये कह रहे थे कि फिजिकल कल्टीवेटर अक्सर बुली होते रहते हैं, जबकि यहाँ पर पिंग फदर एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि यहाँ पर फिजिकल कल्टीवेटर को ह्यूमिलिएट किया जाता है। जो लोग पावरफुल होते हैं, अगर उनका बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तो उनको कोई भी हक नहीं पहुँचता कि वो फिजिकल कल्टीवेटर की ह्यूमिलिएशन करें या फिर उनकी बेइज्जती करें। ये एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। अगर वो टियान डायन का एक डिसिपल है तो उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और मैं अपने हवाले से और सारे फिजिकल कल्टीवेटर के हवाले से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें भी रिस्पेक्ट दी जाए। जिस पर तो यहाँ पर मौजूद सारे के सारे डिसेबल भी ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, फिजिकल कल्टीवेटर को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इस टाइम पर यहाँ पर फिर एल्डर कहता है कि बस अब खामोश हो जाओ, और यहाँ पर वांग्यू से कहता है कि वांग्यू, तुमने गलती की है और तुमने एक गलत बेस पर एक दूसरे डिसेबल को मारा है, साथ ही साथ उसको बुली भी किया है, तो इसके लिए तुम्हें पनिश किया जाता है। तुम 3 साल के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं आ सकते। इसके अलावा तुम्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे। और इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा डिसेबल इस एल्डर से कहता है कि फिंग ने तो भी बहुत बदतमीजी की है, उसने अपने से सीनियर डिसेबल के साथ बदतमीजी की है, जैंग पर उसने अटैक कर दिया। ये अटैक उसे नहीं करना चाहिए था, और अगर उसने बदतमीजी की है तो रूल्स के मुताबिक उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर उसके जितने भी साथी थे वो यही कह रहे थे कि हाँ, फिंग को सज़ा मिलनी चाहिए, बल्कि उसे तो यहाँ से निकाल दो। और इसी टाइम पर यहाँ पर ये एल्डर फिंग से पूछता है कि फिंग, अगर मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट देता हूँ तो क्या वो पनिशमेंट तुम एक्सेप्ट करोगे। इस टाइम पर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर आसपास में मौजूद लोग जो कि फिंग को सपोर्ट कर रहे थे वो उससे कहते हैं कि हो सकता है कि एल्डर तुम्हें कोई छोटी सी पनिशमेंट दे दे, तो उनसे ये कह दे कि हाँ, मैं पनिशमेंट ले लूँगा। और इस टाइम पर तो फिंग सोच रहा था और फिर अचानक से एल्डर से कहता है कि नहीं, मैं ये पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं लूँगा। और ये उसने बहुत रिस्पेक्टफुल स्टाइल में कह दिया था, जिस पर तो यहाँ पर मौजूद सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर फिंग एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ग्रेट एल्डर ने भी ये कहा था कि यहाँ पर इस दुनिया में एब्सोल्यूट फेयरनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा वो सीनियर सिस्टर चूजिंग वन से रिलेटेड कहती है कि उसने मुझे बताया था कि हेवन उसी को सिलेक्ट करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है, तो वो ही सुप्रीम बनता है। तो मैं फ़ाइट के 3 लेवल्स को पास करना चाहता हूँ, और इस सारे टाइम पर मैं मरूंगा भी नहीं। मैं 9 स्टोरी हेवनली डाउ टावर का ब्रेक थ्रू करूँगा। मतलब यह है कि मैं ब्रेक थ्रू करूँगा, लेकिन इस सब टाइम पे मैं मरूंगा नहीं। तो मैं तियान यान अकेडमी के फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा डिसिपल बन सकता हूँ। मतलब यह है कि मैं पहला फिजिकल कल्टीवेटर बनूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और ये आपके यान अकेडमी के प्रैक्टिसनर के लिए बहुत अच्छी बात होगी और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ब्राइट बात होगी। मतलब यह है कि इससे अकेडमी बहुत तरक्की कर सकती है।
इस पर तो एल्डर अब उससे पूछता है कि फिंग, तुम जो कह रहे हो क्या तुम्हें इसकी समझ आ रही है? तुमने कहा है कि तुम 3 लेवल्स को पास करोगे, इसके अलावा 5 लोगों के साथ compete करोगे, उसके साथ फाइट करोगे, उनसे फाइट जीतोगे, तो मतलब ये है कि तुम 9 स्टोरी हेवनली डाउ टावर का ब्रेक थ्रू करने वाले हो। ये इतनी छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। तुमने एक बार ये बात कह दी है तो मतलब ये है कि तुमने इसे कंप्लीट भी करना है। जिस पर तो फिंग बहुत कॉन्फिडेंटली यहाँ पर अपने एल्डर से कहता है कि चैलेंज एकेडमी में 3 सबसे बड़े जीनियस हैं, जिनमें से एक जीनियस का नाम जियांग वू जी है। उसने तो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के 5 डिसिपल को एक साथ में ही चैलेंज कर दिया था, और ये नहीं, वो टूर के सबसे टॉप तक पहुंच चुका था और वहां पर अपना नाम छोड़ दिया था। तो मतलब ये है कि वो अपने जनरेशन का सबसे जीनियस बंदा बन गया और अपने जनरेशन के लिए एक मिसाल बन गया। तो मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। जहाँ पर तो एल्डर उसे रिस्पॉन्स करता है कि ये कम खतरे वाली बात नहीं है, मतलब यह है कि तुम ये जो काम कर रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और वो एक बार फिर से यहाँ पर फिंग से पूछता है कि तुम सच में ये फैसला लेना चाहते हो? जिस पर तो फिंग उसे आंसर कर देता है कि हाँ, मेरा यही फैसला है। इस टाइम पर तो यहाँ पर एल्डर कहता है कि इसका डिसीजन मैं खुद भी नहीं ले सकता, तो मतलब यह है कि मुझे डीन के साथ बातें करनी होंगी। और इसी टाइम पर वो एक मैसेज भेज देता है डीन को और उसको रिस्पॉन्स मिल भी जाता है। और यहाँ पर अब फिंग को इजाज़त मिल गई है कि हाँ, वो कम्पीट कर सकता है। और इस टाइम पर हमें फिंग को दिखाते वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। और इसी टाइम पर फिर यहाँ पर ये एल्डर फिंग से कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हें 7 दिनों का टाइम दिया जाता है और इन 7 दिनों में तुमने अपने आप को प्रूव करना है। 7 दिन बाद तुम किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, और अगर तुम किसी को भी चैलेंज करते हो, तुम जीत जाते हो, तो मतलब यह है कि मैं तुम्हारी सारी की सारी पनिशमेंट माफ़ कर दूंगा। इसके बाद तुम सेनेट में भी आ सकते हो और साथ ही साथ तुम यहाँ पर मौजूद किसी से भी हेल्प ले सकते हो, किसी भी एल्डर से हेल्प ले सकते हो। इस पर तो यहाँ पर फिंग अब उससे कहता है कि एल्डर, असल में अगर मैं ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे सेनेट में एक पोजीशन चाहिए, मुझे सेनेट नहीं चाहिए, बल्कि मेरे 2 कंडीशंस हैं। आप मेरे 2 कंडीशंस को मानेंगे। इस टाइम पर तो यहाँ पर प्रिंसेस चिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर फिंग से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम तो इस टाइम पर बिल्कुल बार्गेनिंग कर रही हो। बार्गेनिंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जबकि इसी टाइम पर तो यहाँ पर ये एल्डर उसे शांत करवा देता है और जबकि फिंग से कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? जिस पर फिंगो से कहता है कि जैसे ही मैं 2nd लेवल का ब्रेक थ्रू कर लूँगा तो मैं जाविया के साथ कम्पीट करना चाहता हूँ, उसको चैलेंज करना चाहता हूँ। जिस पर तो एल्डर मान गया था, साथ ही साथ यहाँ पर जाविया भी मान चुका था और उसने फिंग को डराने के लिए एक किलिंग वाला इशारा भी कर लिया था। जबकि आसपास के लोग तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि इसने आखिरकार चैलेंज किया है सिल्वर स्पीड किंग जाओरियान को, मतलब कि कैसे कम्पीट करेगा उसके साथ। जबकि इसी टाइम पर फिंग के पास आती हुई उसे कहती है कि तुम कुछ बहुत ही तेज बन रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर बस फिंग उसे कहता है कि सिस्टर, हम कब तक बोली होते रहेंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि फिंग कल्टीवेशन कर रहा है और वो इस टाइम पर सारा का सारा फोकस अपने कल्टीवेशन पर ही कर रहा था। हमें दिखाता है कि वो अपनी कल्टीवेशन के लिए मेडिसिन का भी यूज कर लेता है। और इस टाइम पर फिर वो कहता है ग्रेट सन गोल्डन बॉडी टेक्निक 3rd लेवल के ब्रेक थ्रू के लिए इनफ होगी और इस टाइम पर तो मुझे फोकस करना चाहिए 4th लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए। और इसी टाइम पर फिर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे वो देखता है तो वो तो असल में सीनियर सिस्टर चूज इन मान, जैसे ही उसकी तरफ देखता है कहता है कि ये तो इतनी अचानक से आ गई, और वो उसके पास आ जाता है। जिस पर तो सीनियर सिस्टर चू से पूछती हैं कि मैंने सुना है कि तुमने 3 लेवल्स को चेंज कर लिया है, साथ ही साथ तुम 5 लोगों के साथ बैटल करने वाले हो, तो क्या ये सच है? तो इस सब का मतलब ये है कि तुम 9th स्टोरी हेवनली डाउ टावर का ब्रेक थ्रू करने वाले हो। और इसी टाइम पर प्रो पैंग को अपना बैच भी दे देती हैं और उसे कहती हैं कि मैंने सुना है कि उस सीनियर ने तुम्हें ऊपर से ही नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ ट्रबल का सामना करना पड़ा है और तुम कुछ मसले में गिर चुकी हो। आहत है, मेरी तरफ से कंपनसेशन है तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे दूसरे साथियों के लिए भी। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो तुम किसी भी टाइम पर मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा सकती हूँ, तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ। जिस पर फ्रेंग अप उसे आंसर करता है कि नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, ये सारा मसला असल में मांगू की वजह से क्रिएट हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और उसका जो भी ग्रुप है वो एरोगेंट है, लोगों को बुली करता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये सब मसला उसी ने क्रिएट किया है। साथ ही साथ यहाँ पर चूज से कहती है कि चलो ठीक है, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो तुम आ सकते हो। इसके अलावा वो फिंग से फर्दर कहती है कि यान डायन में जो शख्स इतना पावरफुल होता है उसकी इतनी बात मान ली जाती है, लेकिन तुम इतनी बेहतियाती मत करना, तुम्हें एहतियात करनी है। और इसी टाइम पर फिर वहाँ से चली जाती है। इस टाइम पर फिंग कहता है कि वाकई में सीनियर चू तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और रिस्पेक्टफुल है, मतलब ये है कि वो हर किसी को बहुत नाइसली ट्रीट करती हैं।
और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि फिंग आ जाता है लाइब्रेरी। वो अपने लिए बुक ढूंढ रहा था लेकिन उसको बुक नहीं मिल रही थी। तभी वो अपने मन में कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर लूँ, और इसी टाइम पर फिर वो प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है। अब जैसे ही वो प्रैक्टिस करता है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बुक खुद ही फिंग के पास आ जाती है। जैसे ही फिंग उसे देखते कहते हैं कि वाओ, ये मतलब ये है कि मैं कल्टीवेशन करूँगा और जिस टाइम पर मुझे जिस बुक की भी ज़रूरत होगी वो खुद ब खुद ही मेरे पास आ जाएगी। और जैसे ही उस टेक्निक को देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये तो 9 ह्यूमन एजरा ड्रैगन वेस्ट है, और इसमें फिर एक दूसरी टेक्निक का नाम जिनसे वेस्ट है। इसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि बुक्सिंग टेक्निक्स को 6 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। इस बुक में सारी लेवल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। और इस टाइम पर फिंग एक बार फिर से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जाओया को दिखाया जाता है। हमें दिखाता है कि उसके साथ प्रिंसेस चिंग बैठी हुई थी। यहाँ पर जाओया कुछ मेडिसिन का यूज़ करा है अपनी कल्टीवेशन के लिए, जिस पर अब प्रिंसेस चिंग उसे कहती कि तुमने अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ यहाँ पर यूज़ नहीं करनी। असल कॉम्पिटिशन तो असल में रहती है सितंबर में, जो हंटिंग कॉम्पिटिशन होगी। अपनी स्ट्रेंथ उसके लिए बचा के रखो, तुमने उसमें असल वाला काम करना है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी है। जिस पर वो मान गया था। सीन वापस से फिंग पर आ जाता है। हमें दिखाते हैं कि वो सक्सेसफुल हो गया, और इस टाइम पर वो कहता है कि फाइनली मैं सक्सेसफुल हो ही गया, तो अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है। और इस टाइम पर फिर वो शॉवर के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो शॉवर के लिए जा रहा था इससे पहले ही चू आ जाती है। जिस पर तो यहाँ पर फिंग उसे पूछता है कि सीनियर सिस्टर, आप हर वक्त उसी टाइम पर क्यों आ जाती है जब मैं शॉवर ले रहा होता हूँ। जिस पर जो चू ने जल्दी से मुंह मोड़ लिया था, और यहाँ पर फिंग ने भी अपने आप को जल्दी जल्दी ड्रेस कर लिया था। साथ ही साथ फिंग उसे पूछता है कि सीनियर सिस्टर, आप आजकल कहाँ पर रहती हैं, क्या कर रही हैं? जबकि उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम सूत्र लाइब्रेरी गए थे, फिजिकल कल्टीवेटर का वहाँ पर जाना मना है, तो तुम आखिरकार वहाँ पर कैसे गए थे? जिस पर तो यहाँ पर पिंग उसे आंसर करता है कि असल में सीनियर सिस्टर चूजिंग ने मुझे अपना बैच दे दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत इजीली वहाँ पर चला गया, वापस भी आ गया। इस टाइम पर तो यहाँ पर तो पिंग अपने मन में कहती है कि मेरे ख्याल से ये उसके साथ टाइम बिता रहा था, मतलब ये है कि ये सीनियर सिस्टर चूजिंग वान के साथ था। इस टाइम पर वो अपने मन में ये कह ही रही थी कि अचानक से पिंग उससे पूछता है तो मतलब ये है कि तुम जलस हो रही हो। जिस पर तो लिंग उसे आंसर करती कि नहीं मैं जलस तो नहीं हो रही, किसने कहा कि मैं जलस हो रही हूँ। इसी टाइम पर इन्हें आवाज़ सुनाई देती है जो कि असल में प्रिंसेस चिंग की थी, जो कि पिंग से कह रही थी कि किंग फिंग इसी टाइम पर ही तुम बाहर आ जाओ। हम जैसे ही ये देखती है जल्दी से बाहर आ जाती है, साथ ही साथ पिंग भी बाहर आ जाता है। इस टाइम पर तो प्रिंसेस चिंग से कहती है कि क्या मसला है, गरी के कुत्ते यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने एक बंदे से कहती जाओ और फिंग को इसके फेस पर ही स्लैप कर दो, इसके फेस पर थप्पड़ दे दो। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर तो तू अपने एक अटैक से ही उसका पैंट ही उतार देती है, जिस पर वो अपने पैंट पकड़ते हुए यहाँ से भाग जाता है। इसी टाइम पर तो उसे कहती है कि तो किसी काम के नहीं थे, बल्कि तुम भी तो एक ट्रैश हो। जिस पर जिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बेइज्जती दे रही हो। और इसी टाइम पर फिर वो पिंग को थप्पड़ मारने के लिए खुद ही आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसको थप्पड़ दे पाती यहाँ पर पिंग आगे आ जाता और उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी सीनियर सिस्टर को बेइज्जती दे रही हो और तुम उस पर हाथ उठाओगी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और वो उसको दूर हटा देता है। जबकि फिर से हम यहाँ पर प्रिंसेस चिंग अपने इस दूसरे बंदे से कहती है कि जाओ और फिंग से मेरे लिए बदला ले लो। और इस टाइम पर तो ये बंदा भी आगे बढ़ते हुए अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर पिंग से कहता है कि अगर तुम अपनी कल्टीवेशन को खुद ही खत्म कर लेते हो तो मतलब ये है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, मीन्स कि मैं तुम्हारी बॉडी को छोड़ दूंगा, तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। पिंग तो उसके लेवल को देखते हुए इससे कहता है कि मतलब ये है कि तुम इंसेंशियंट रियल्म के डमा व्हील पे रहो। तो इससे यही मालूम पड़ता है कि वो जी कंट्री में सारे लोग ट्रैश नहीं है, मतलब तुमने कुछ ना कुछ तो कर ही लिया है। अब ये सुनकर तो उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर पिंग से कहता है कि मतलब ये है कि तुम मरना चाहते हो। और उसने अपनी थंडर एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था और उसने यहाँ पर तो पिंग पर अटैक भी कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि अटैक यहाँ पर पिंग को हिट कर पाता, हमें दिखाया जाता है कि अटैक तो वहीं पर ही खत्म हो गया था और यहाँ पर सीनियर सिस्टर चूजेंगवन आ गई थी और वो इस बंदे से कहती है कि मैं स्वर्ड का यूज करना जानती हूँ और ये स्वर्ड माउंटेन्स को भी काट सकती है, साथ ही साथ रिवर्स को भी काट सकती है। तो मतलब ये है कि तुम दोनों ने यहाँ पर फाइट नहीं करनी। इस टाइम पर तो ये बंदा यहाँ पर चूजेंगमान से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। इस बंदे के इस क्वेश्चन पर तो चूजेंगवन उसे आंसर करती है कि यहाँ से चले जाओ और अगली बार यहाँ पर त्यानडाव मैन में अपना कदम भी मत रखना। हमें दिखाते हैं कि ये बंदा तो यहाँ पर चूजेंगमान पर अटैक करने के लिए जा रहा था, मतलब कि वो बिल्कुल फाइटिंग मोड में है। लेकिन इसी टाइम पर यहाँ पर प्रिंसेस चिंग उससे कहती है कि असल में सीनियर सिस्टर चूजेंगवान है। ये नाम सुनते तो ये बंदा भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अब ये लोग यहाँ से जाने वाले थे। लेकिन उससे पहले कि ये लोग यहाँ से जा पाते, यहाँ पर प्रिंसेस चिंग चूजेंगवान से कहती है कि सीनियर सिस्टर असल में हम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने के लिए नहीं आए, मैं यहाँ पर विंग से एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए आया हूँ कि ये मेरी सिस्टर ये के साथ हैंग आउट करा था हाउस ऑफ कॉमन में, जिसकी वजह से वो अपनी प्रैक्टिस पर फोकस नहीं कर पा रही और वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी और इससे हमारी वुजी रॉयल फैमिली की रेपुटेशन खराब हो रही थी और डैमेज हो रही थी, तो मैं इसलिए आई हूँ। इसी टाइम पर तो फिंग अब उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दूँ,
लूंगा क्योंकि मैं तो तुम्हारी सिस्टर को जानता ही नहीं हूँ। ये बात सुनकर तो प्रिंसेस चुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जबकि दूसरी साइड पर चू जेंगवन उससे कहती है कि नहीं, तुम्हें असल में यहाँ पर जाओ यान ने भेजा हुआ है ताकि तुम फिंग के स्ट्रेंथ का मालूम कर सको और जाके उसे इन्फॉर्मेशन दे दो। प्रिंसेस चिंग के पास तो अब कुछ भी नहीं था, तो फिर से वो अपनी सिस्टर का यूज़ करते हुए कहती है कि आजकल ये लोअर कोर्टयार्ड जा रही है और मैं ऐसे नोट कर रही हूँ जब वो कुछ नहीं करती है तो वो लोअर कोर्टयार्ड चली जाती है और ये एक फिजिकल कल्टीवेशन वाली जगह है, तो मैं इसलिए यहाँ पर इसे पूछने के लिए आ गई थी। जिस पर तो चू जेंगवन उसे आंसर करती है, तो मतलब ये है कि तुम्हें अपनी सिस्टर को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, जबकि उल्टा तुम पिंग के पास आ गई हो, उससे पूछ रही हो। अपनी सिस्टर से जाके पूछ लो ना। इसी टाइम पर तो प्रिंसेस चिंग के पास कुछ भी नहीं बचता, तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बंदे से कहती है कि चलो यहाँ से जाते हैं। वो यहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरी साइड पर अब पिंग उससे पूछती है कि मुझे सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये मोरोंगी है कौन। जिस पर तो पिंग उसे आंसर करता है कि मेरा बिलीव करो, मैं सिर्फ और सिर्फ उससे एक बार मिला हूँ और तुम इस प्रिंसेस चिंग की बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। जबकि इसी टाइम पर पिंग उससे कहती कि हाँ बस तेरा यकीन कर लूँ ना। और तभी वो यहाँ पर चू जेंगवन से भी पूछती है कि सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई। जिस पर वो उसे बताती है कि मैं बस यहाँ से जा रही थी, तभी मुझे शोर की आवाज़ आई तो मैं यहाँ पर आ गई। अब साथ ही साथ सीनियर चूफिंग से क्वेश्चन करते हुए कहती है कि तुमने लाइब्रेरी से कुछ सीख लिया, मतलब तुम्हें कोई ऐसी बुक मिल गई, कोई ऐसी टेक्निक मिल गई जो कि तुम्हें फ़ायदा दे। जिस पर तो फिंग उसका थैंक्स करते हुए उसे कहता है कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही सीख लिया है। और इसी टाइम पर वो सीनियर सिस्टर चू का थैंक यू कहता है और हमें दिखाते हैं कि चू सीनियर ये यहाँ से चली जाती है। साथ ही साथ वे यहाँ पर कहती है कि सीनियर सिस्टर वाकई में बहुत ही ज़्यादा नाइस मिलती हैं लोगों के साथ और बहुत नाइसली बात करती हैं। और इसी के साथ फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, सुबह का सीन हमें दिखाते हैं जिस टाइम पर फिंग कल्टीवेशन कर रहा था और इसी टाइम पर उसे बहुत ही ज़्यादा शोर की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि उसे कल्टीवेशन के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। और जैसे ही वो बाहर देखता है उसे दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और यहाँ पर प्रिंसेस यही भी है और प्रिंसेस यही के पास बहुत सारे गिफ्ट्स है और वो हर किसी को कोई ना कोई गिफ्ट दे रही है, जिस पर यहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। आखिर में वो कहती है कि मैं मुंजी माउंटेन से बीस्ट का मीट भी अपने साथ लेकर आई हूँ, तो ये किसे चाहिए है। वहाँ पर मौजूद एक बूढ़ा बंदा उसे कहता है कि प्रिंसेस ये आप मुझे दे दें। जिस पर तो प्रिंसेस यही खुशी खुशी उसे वो दे देती है, जिस पर तो ये बूढ़ा बंदा बहुत खुश हो जाता है और यहाँ पर प्रिंसेस यही का थैंक्स करता है। साथ ही साथ प्रिंसेस यही यहाँ पर मौजूद सब लोगों से कहती है कि अगली बार जब मैं पैलेस जाऊँगी तो वो सारी चीज़ें लेकर आऊँगी जो तुम लोगों को चाहिए, तो तुम मुझे बता दो कि तुम लोगों को क्या चीज़ें चाहिए। जबकि इसी टाइम पर प्रिंग यहाँ पर इन सब से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, ये तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर मौजूद एक बंदा उससे कहता है कि जूनियर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, प्रिंसेस ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर आई है, तो अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए है तो अभी से ले लो, ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। जबकि जैसे ही प्रिंसेस ये उसे नोटिस करती है तो जल्दी से एक बॉक्स उठाते उसके पास लेकर आ जाती है। उसे कहती कि ये मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए रखा हुआ है और ये डीमन किंग का मीट है, इसे तुम एक स्पेशल टॉनिक अपने लिए बना सकते हो और ये टॉनिक को तुम फिर अपने लिए यूज़ कर सकते हो। जिस पर तो पिंग अब उससे कहता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, क्या मैं तुमसे कभी पहले मिला हूँ जो तुम मुझे ये सब दे रही हो। मतलब ये है कि यहाँ पर पिंग ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता और यहाँ पर उससे कहता है कि अगर तुम्हारा मेरे साथ कुछ काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो प्रिंसेस ये को इग्नोर करके यहाँ से अंदर चला जाता है। जबकि इस टाइम पर तो प्रिंसेस ये बहुत अजीब फील कर रही थी कि ये क्या हो रहा है, मतलब हम तो पहले मिले हैं, इसके बावजूद ही ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं कि मुझे नहीं जानता। और इस टाइम पर तो पिंग अंदर जाने से पहले उससे कहता है कि मुझे और तंग मत करो और यहाँ से चला जाता है। अब अंदर से वो प्रिंसेस ये को देख रहा था, प्रिंसेस यही भी अब यहाँ से चली जाती है लेकिन वो बहुत उदास थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरा दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो एल्डर खड़ा हुआ था और वो कहता है कि आज हमारे पास एक डिसिपल है जिसका नाम गिनफिंग है और वो लोअर हाउस से बिलोंग करता है और आज ये 3 लेवल को पार करेगा, साथ ही साथ 5 लोगों के साथ compete करेगा और इसने 9 स्टोरी हेमिली डाउट टावर को चैलेंज किया हुआ है। और यहाँ पर ये एल्डर उससे कहता है कि अगर आज ये कंपटीशन तुम जीत जाते हो तो इससे फिर लोअर हाउस और मिडिल हाउस के दरमियान रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि फिजिकल ट्रेनिंग वाले जितने भी डिसेबल हैं उनको मेरिट ट्रेनिंग डिसेबल की तरह रिस्पेक्ट दी जाती है। साथ ही साथ गिनफिंग ने जाओ यान को भी चैलेंज किया हुआ है, लेकिन अगर इस सब में वो हार जाता है इसका मतलब ये होगा कि उसके सारे के सारे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इस टाइम पर जब एल्डर की बात कर रहा था प्रिंसेस टिंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी साइड पर प्रिंसेस यही को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। और इसके बाद ही एल्डर फर्दर कहता है इसके अलावा पिंग को ट्योंडाओ या यान से एक्सपेल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर मौजूद आसपास लोग गिनफिंग से रिलेटेड कहते हैं कि एक नया डिसिपल आया हुआ है
है और चंद दिनों में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है, हर कोई इसे जानता है और इसने इतने खतरनाक लोगों को चैलेंज कर लिया है जो कि यहाँ के फेमस लोग हैं। और यहाँ पर मौजूद सारे लोग यही कह रहे थे कि किनफिंग कितना टैलेंटेड है और वो कितना बहादुर है। और इसी टाइम पर यहाँ पर किनफिंग इन सबसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि कौन मुझसे कम्पीट करने के लिए पहले आएगा। तो इसी टाइम पर यहाँ पर चूजिंग वन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सबसे पहले कम्पीट करूँगी और वो यहाँ पर ग्राउंड में आ जाती है। इसी टाइम पर जैसे ही वो ग्राउंड में आती है अपने एल्डर से कहती है कि मैं ग्रेट एल्डर की डिसिपल हूँ और मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी यही ख्वाहिश है कि आप मेरे रियलिम को सप्रेस कर दें और मेरे रियलिम को गोल्डन एलेक्सियर के 10th स्टेज तक ही सप्रेस कर दें। असल में वो अपनी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ नहीं करना चाहती और वो अपने लेवल को गिनफिंग के लेवल तक ही लाना चाहती है। ये बात सुनकर तो यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, जबकि वांगू कहता है क्या सप्रेशन रियलिम, इसका मतलब तो यह है कि गिनफिंग बहुत आसानी से जीत जाएगा। जबकि दूसरी साइड पर प्रिंसेस टिंग उससे कहती है क्या तुम नहीं जानती कि कल सीनियर सिस्टर चू ने गिनफिंग को सपोर्ट किया था, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते। और इसी टाइम पर हमें दिखाते कि यहाँ पर ये एक एल्डर उससे पूछती है कि चूजिंग वन आखिर तुम अपने रियलिम को सप्रेस क्यों करना चाहती हो, जिस पर तो वो उसे आंसर करती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपने पावर्स को दूसरे पर शो करते हैं और दूसरे को बुली करते हैं, तो मैं किसी को भी बुली नहीं करना चाहती और मैं यही चाहती हूँ कि मैं किसी के साथ भी जाती ना करूँ, तो काइंडली प्लीज़ अब मेरे रियलिम को सप्रेस कर दें। इस पर तो वो ग्रेट एल्डर मान चुका था और इस टाइम पर उसके रियलिम को सप्रेस कर दिया था, जिस पर तो गिनफिंग सीनियर चू का टैंक्स करता है। और इस टाइम पर सीनियर चू उससे कहती है कि अगर मैंने अपने रियलिम को गोल्डन कोर परफेक्शन लेवल के 10th लेवल तक सप्रेस कर लिया है, मैं ग्रेट परफेक्शन रियलिम के बंदे का सामना कर सकती हूँ और मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं ऐसे लोगों का सामना कर सकती हूँ, तो तुम मुझे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने 3 स्वॉर्ड्स का यूज़ करूँगा, अगर तुम इन स्वॉर्ड को ब्रोक भी पाए तो इसका मतलब ये होगा कि तुम जीत जाओगे। और इसी टाइम पर उसने अपने फर्स्ट स्वॉर्ड का यूज़ करना स्टार्ट कर लिया था, जबकि दूसरी साइड पर पिंग ने भी अपने आप को रेडी कर लिया था। अब जैसे ही यहाँ पर चूजिंग वन उस पर एक अटैक करती है, वो एक स्लैश अटैक था जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इस स्लैश अटैक की वजह से गिनफिंग बहुत ही ज़्यादा पीछे चला जाता है और वो कहता है कि अगर चूजिंग वन अपनी रियलिम को सप्रेस ना करती तो इसका मतलब ये था कि ये एक स्लैश अटैक मुझे जान से ही मार सकती थी। लेकिन इसी टाइम पर इसने स्लैश अटैक को रोक भी लिया था, जिस पर तो यहाँ पर चूजिंग वन उससे कहती है इतना बुरा भी नहीं था। और इसी टाइम पर वो उससे कहती है कि चलो ठीक है, मेरे सेकंड अटैक को भी झेल लो। और इस अटैक का नाम सॉर्ड वाइडन क्लाउड था। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इस टाइम पे बहुत पावरफुल ओरा भी रिलीज हो रहा था और हमें दिखाता है कि यहाँ पर फैंग इस अटैक को भी झेल पाता है और उसको भी रोक लेता है। साथ ही साथ इससे इतना पावरफुल ओरा निकल रहा था कि आसपास लोग भी इफेक्ट हो गए थे। तब यहाँ पर चूजिंग वन उससे कहती है कि चलो ठीक है, ये फाइनल अटैक है और उसको भी झेल पाओ। और इस लास्ट अटैक में चूजिंग मान ने एक ऐसी टेक्निक का यूज़ किया हुआ था जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल स्पॉट बाहर आ गई थी और ये स्पिरिचुअल स्पॉट फिंग पर गिरने वाली थी, उस पर अटैक करने वाली थी। जबकि आसपास के मौजूद लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये ओरा कितना खतरनाक है, फिंग तो शायद इस स्पॉट का सामना कर ही नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि सैंड उसकी हेल्प कर रहा है और उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और जिस टाइम पर फिंग इस वॉर्ड को रोक रहा था, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेशर रिलीज़ हो रहा था। यहाँ पर आसपास मौजूद लोग इससे इफेक्ट भी हो रहे थे और फाइनली फिंग इस स्वॉर्ड को भी रोक लेता है और इसको भी डॉज कर पाता है, जिस पर तो यहाँ पर आसपास मौजूद लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिंग को सपोर्ट करने लगते हैं। वो चीयर करने लगते हैं कि वाओ फिंग, तुमने कर दिखाया और तुमने ही कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर हमें चूजिंग मान दिखाई जाती है जो कि सीनियर से कहती है कि इसने मेरे तीसरे स्वॉर्ड को भी रोक लिया और उसको झेल पाया, तो मतलब ये है कि ये जीत चुका है। और इसी टाइम पर अपनी चूजिंग मान यहाँ से चली जाती है और एक दूसरा बंदा आ जाता है जो कि असल में बॉक्सिंग का चैम्पियन है और इस बंदे का नाम शीलाई है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा है। और यहाँ पर मौजूद आसपास के लोग कहते हैं कि हमने ऐसा सुना है कि ये एक काऊ को एक पंच से ही मार देता है। और इस टाइम पर शीलाई फिंग से कहता है कि अगर तुम मेरे एक पंच को झेल पाए, मतलब ये है कि अगर तुम मेरे एक पंच को रोक पाए तो तुम जीत जाओगे और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने 70% का यूज़ करूँगा, तो तुमने मेरे पंच को ब्लॉक करना है। और इसी टाइम पर प्रो अपने पंच को यूज़ करना स्टार्ट कर लेता है और उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी 70% एनर्जी का यूज़ किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका ये पंच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। हमें दिखाता है कि फिंग इस पंच को रोकने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ वो अपने मन में कहता है कि ये कितना पावरफुल पंच है। और इसी के साथ पर ये बंदा उससे कहता है कि तुमने मेरे पंच को रोक लिया और तुमने मेरे प्रेशर को भी बर्दाश्त कर लिया, तो मतलब ये है कि तुम इसमें जीत चुके हो, तुम इसमें पास हो चुके हो। यहाँ पर मौजूद और लोग खुश होते हुए कहते हैं कि फिंग तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, अगर वो दूसरे बंदे के साथ फाइट कर लेता है तो वो फर्स्ट लेवल को पास कर पाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर शियाओमी भी कहती है कि फिंग की स्ट्रेंथ तो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, अगर इस टाइम पर मैं उसके साथ फाइट करती हूँ तो मैं इससे नहीं जीत पाऊँगी। और इसी के साथ फिर अनाउंस किया जाता है कि टियानडान अकेडमी का डिसिपल जाओ यान स्टेज पर आ चुका है।
और फिंग के साथ वो कंपटीशन के लिए यहाँ पर आ जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।